हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वैद्यस डेस्क। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे रस शास्त्र का चैप्टर नंबर 1। तो रस शास्त्र के पेपर 1 के अंदर सबसे पहला हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है, दैट इज क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदिक औषधि निर्माण। सबसे पहले इसके अंदर आती है रस शास्त्र और भेषज कल्पना, इन दोनों की डेफिनेशन, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनकी स्कोप क्या है और इनका इतिहास क्या है। तो स्टार्ट करते हैं रस शास्त्र से। तो रस शास्त्र हमारा जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम मिनरल्स और मेटल से जो मेडिसिन्स बनाई जाती हैं उनके बारे में डील करते हैं। तो रस शास्त्र जो वर्ड है उसमें दो वर्ड्स है, रस और शास्त्र। रस का मतलब होता है पारद, दैट इज मर्क्यूरी, और शास्त्र का मतलब है किसी भी विषय का संपूर्ण वर्णन। तो जो हमारा वर्ड रस है, इससे हम पारद का ग्रहण करते हैं। पारद दैट इज मर्क्यूरी एक यूनिक मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, बहुत ज़्यादा शाइनी मेटल ही होता है। इसी को रस शास्त्र का बेस माना गया है कि एक अद्भुत क्वालिटी वाला मेटल है। इससे हम बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, बहुत सारी औषधियाँ इससे निर्मित हो सकती है। इसमें संस्कार करके, इसमें शोधन करके, डिफरेंट प्रोसेसेस करके इसको बहुत सारी औषधियों में कन्वर्ट किया जा सकता है। अर्थात रस शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें पारद का विस्तृत वर्णन किया गया है। रसेन अधिकृत शास्त्र रस शास्त्रम, रस को अधिकृत करके अंडर में लेकर जो शास्त्र रचित किया गया है उसी का नाम है रस शास्त्र। तो रस वर्ड मतलब कि पारद। सबसे पहले यहाँ पर रस वर्ड का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, रस्ति भक्षयति सर्वान लोहान इति रस है। जो रस दैट इज पारद होता है वो सभी लोहों का भक्षण कर लेता है, मतलब कि उनको खा जाता है, अपने अंदर उनको समा लेता है। इति रस है, इस वजह से उसे रस कहा जाता है। तो पारद में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस करके हम डिफरेंट डिफरेंट द्रव्यों को ऐड करते हैं, उन सभी को जो पारद है वो अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। इसी वजह से ये डेफिनेशन दी गई है, रसनात् सर्व धातु नाम रसः इति अभिधीयते। सभी धातुओं का रसन करने के कारण, यानी कि उनको चूस कर अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, इसी वजह से इसका नाम है रस। पारद सभी स्वर्ण आदि द्रव्यों को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, उनको खा जाता है, इसलिए पारद को ही रस कहा जाता है। मम देहो रसो यस्मात् रसः तेन अयम उच्यते, कि ये भगवान शिव ने कहा है कि मम यानी कि मेरे, देह मतलब कि शरीर, रस दैट इज शुक्र। तो भगवान शिव का जो वीर्य या शुक्र है उसी को रस कहा गया है। पारद को भगवान शिव का वीर्य माना है। जरा रोग मृत्यु नाशाय रस्यते वारसो मतः, पारद जो है वो जरा का नाश करता है, रोगा दैट इज रोग का नाश करता है, मृत्यु का नाश करता है, रस्यते और जीवन में रस उत्पन्न करता है, इन सभी चीज़ों का नाश करके। इसी वजह से उसका नाम क्या है, रस है। पारद वृद्धावस्था, रोग एवं मृत्यु का नाश करने वाला होता है, इसलिए उसे रस कहा जाता है। और पारद जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी हमें मिलता है, इसी वजह से भी उसको रस कहा जाता है। रस जो है फलों का रस वगैरह हम निकालते तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसी तरीके से पारद भी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इस वजह से भी इसका नाम रस दिया गया है। उसके बाद आते हैं रसशास्त्र के आदि देव। आयुर्वेद का इतिहास 3 काल में विभाजित किया जाता है, एक होता है वैदिक काल, एक होता है संहिता काल जिसमें हमारे चरक सुश्रुत वगैरह संहिताएं हैं, और एक होता है संहिता के बाद का काल। तो वैदिक काल में रुद्र को प्रथम भिषक माना गया है, प्रथमो दिव्यो भिषक, प्रथम देव भिषक हैं। देवों का प्रथम राजा किसको बताया है, रुद्र दैट इज भगवान शिव को। तो ये वाली कोटेशन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि प्रथमो दिव्योभिषेक कौन है, रुद्र हैं। संहिता काल में ब्रह्मा को प्रथम उपदेष्टा माना है, जो हमने पढ़ा था। अष्टांग हृदय के भी सूत्र स्थान में बताया कि ब्रह्मा ने सर्वप्रथम इसका उपदेश दिया था। उसी तरीके से संहिता के बाद का जो काल है उसमें भगवान शिव को ही प्रथम उपदेष्टा माना है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान कर लेंगे। उसके बाद आता है रसशास्त्र का इतिहास या फिर क्रमिक विकास। तो इसको जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राग ऐतिहासिक काल, वैदिक काल और आयुर्वेदिक संहिता काल, माध्यमिक काल, तंत्र काल और इटेरोकेमिकल काल। प्राग ऐतिहासिक काल इस टाइम से इस टाइम के बीच में है रहता है, ये पूर्व हड़प्पा काल आता है। इसमें सबसे पहले पूर्व हड़प्पा काल और सिंधु घाटी की सभ्यता। जो पूर्व हड़प्पा काल है उसमें वर्णन मिलता है कि बर्तनों को 2 या 2 से ज़्यादा रंगों से रंगा जाता था। तो मतलब बर्तन वहाँ पर उस टाइम पर बनाए जाते थे, और बर्तन जो है कि जनरली किससे बनते हैं, मेटल से बनते हैं। तो मतलब कि उनको मेटल्स का ज्ञान था, और ताम्र से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी, इसका उल्लेख वहाँ पर मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसे ही कांस्य युग भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी में जब खुदाई की गई थी तो वहाँ पर बहुत सारे मेटल्स एक्सट्रैक्ट हुए थे। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर ताम्र का, कांस्य का ज्ञान था, स्वर्ण रजत का आभूषण के रूप में यूज़ हुआ करता था। जो मूषा होती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, मूषा क्या होती है, ताम्र को गलाने में उसका यूज़ किया जाता।
और उसके बाद सेकंड आता है वैदिक और आयुर्वेदिक संहिता काल। सबसे पहले वेद में देखते हैं, ऋग्वेद और यजुर्वेद में वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में स्वर्ण, रजत, ताम्र और कांस्य का उल्लेख मिलता है। स्वर्ण का यूज सेम आभूषण वगैरह के लिए किया जाता था। कांस्य का यूज किया जाता था औजार बनाने के लिए और बर्तन बनाने के लिए। लोहे का वर्णन जो है वो ऋग्वेद में नहीं मिलता है। लोहे का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। धातुओं में हिरण्य दैट इज सोने का वर्णन है। अयस दैट इज लोहे का वर्णन है। ताम्र का वर्णन है। लौह का वर्णन मिलता है। उसके बाद आता है संहिता काल। संहिता काल में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, इसमें डिफरेंट टाइप के द्रव्य का उल्लेख किया गया है। चरक संहिता में विभिन्न प्रकार के द्रव्य और धातु जैसे कि स्वर्ण, रजत, ताम्र और रत्नों का वर्णन मिलता है। प्रवाल, वैडूर्य, हरताल, मनैशिला, ये सारे जो हैं हमारे कंपाउंड्स हैं रस शास्त्र के। इनको हम आगे वाले चैप्टर्स में डिटेल में डील करेंगे। सुश्रुत संहिता में विभिन्न स्थानों पर खनिज द्रव्य और धातुओं का उल्लेख मिलता है और उनका चिकित्सीय प्रयोग भी मिलता है। उसके बाद आता है माध्यमिक काल। इसमें रस शास्त्र का विकास हुआ था वृंद और चक्रदत्त में उपलब्ध साहित्य के द्वारा। उसके बाद तंत्र काल आता है। इस काल के अंदर रसशास्त्र के बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई है। सबसे पहला था आचार्य नागार्जुन द्वारा रचित रस रत्नाकर, कच्छपुट तथा अन्य ग्रंथों जैसे कि रसार्णव हो गया, हृदय तंत्र हो गया, रसेंद्र चूड़ामणि हो गया, रस प्रकाश सुधाकर हो गया। इन सारे ग्रंथों की रचना इस टाइम पर हुई थी। तो ये सारी बुक्स जो हैं हम आगे हमारे रेफरेंसेस में पूरे रस शास्त्र में पढ़ते तो ये वैसे ही याद हो जाती हैं। हेटेरोकेमिकल काल। इसमें रस रत्न समुच्चय, रस तरंगिणी, रसेंद्र चिंतामणि, रस सार, शारंगधर संहिता, रसेंद्र सार संग्रह, रस कौमुदी, भाव प्रकाश जैसे ग्रंथों से ज्ञात होता है। तो इस टाइम पर ये सारे ग्रंथ लिखे गए थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके रस ग्रंथ हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले आता है आचार्य नागार्जुन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है रस शास्त्र में। आचार्य नागार्जुन को रस शास्त्र का जनक माना जाता है। फादर ऑफ रस शास्त्र कौन है? आचार्य नागार्जुन है। 8वीं शताब्दी का इनका काल था। आचार्य नागार्जुन ने वानस्पतिक द्रव्यों पर जो आयुर्वेद पहले निर्भर हुआ करता था उसमें मेटल्स को, मिनरल्स को, मर्क्यूरी को इंट्रोड्यूस करके द्रव्य के प्रयोग में बिल्कुल प्रगति ला दी थी, एक टाइप से क्रांति लाती थी। उनका प्रसिद्ध संकल्प था सिद्धे रसे करिष्यामि निर्दारिद्र्यम इदम जगत, कि इस संसार से निर्दारिद्र दरिद्रता को मैं मिटा दूंगा। किस तरीके से? सिद्धे रसे करिष्यामि, रस को सिद्ध करके। रस क्या होता है? हमारा पारद। पारद को सिद्ध करके उसको हायर मेटल्स में कन्वर्ट करके, जैसे कि सोना हो गया, सोने का बहुतायत मात्रा में निर्माण करके मैं इस संसार से दरिद्रता को दूर कर दूंगा। पारद को सिद्ध करके मैं इस संसार को दरिद्रता से मुक्त करूंगा। उन्होंने पारद को प्रचुर मात्रा में स्वर्ण का निर्माण करके नालंदा से दरिद्रता को समाप्त भी किया। तो वो नालंदा के रहने वाले थे और उन्होंने एक महात्मा से जो है ये स्वर्ण निर्माण की विद्या सीखी थी। इसके लिए स्टोरी भी आती है कि वो वट के 2 पत्र लेकर गए थे नदी के उस पार और उन्होंने उस महात्मा को स्वर्ण सिखाने के बदले एक वट का पत्र दिया। उस पर बाकी का जो एक पत्र था उस पर बैठकर वो वापस आ गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर इसमें मिलती हैं। रसशास्त्र में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है? उन्होंने पारद को सबसे शक्तिशाली औषधि माना और उसके दोषों को समाप्त करने के लिए उसके शोधन, संस्कार, इन सब की नींव रखी। तो इनको भी हम आगे वाले परिभाषा वाले चैप्टर में डील करेंगे। विभिन्न रस औषधियों के शोधन मारण करके उनका चिकित्सार्थ उपयोग जो है उन्होंने बताया था। शोधन मतलब कि द्रव्यों के अंदर जो दोष होते हैं, उनके मल होते हैं, उनको दूर करना। मारण वो जो शोधित रस द्रव्य हैं उनसे भस्म का निर्माण करना, एकदम सूक्ष्म साइज की जो भस्म होती हैं उसका निर्माण करना। प्रमुख रस ग्रंथ कौन से हैं? इन्होंने रस रत्नाकर की रचना की थी। इसके अंदर पारद के संस्कार, धातुओं का शोधन और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं उन सभी का वर्णन किया। रसेंद्र मंगल के अंदर जो असाध्य रोग होते हैं उनकी भी चिकित्सा बताई रस औषधियों के द्वारा, कि वो बहुत ज़्यादा पोटेंट मेडिसिन होती हैं और उनका यूज जो है असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए भी किया जा सकता है। देहवाद और लोहवाद का उन्होंने वर्णन किया। देहवाद यानी कि मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, देह को जो है बहुत सारे रोगों से मुक्त करना, जो भी देह के अंदर दोष है उनको दूर करना। लोहवाद मतलब कि लोअर मेटल को हायर मेटल में कन्वर्ट करना। तो लोहवाद की नींव तो इन्होंने रखी थी, साथ में देहवाद की नींव भी इन्होंने रखी। उसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट रस ग्रंथ आते हैं, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। नागार्जुन एक रस ग्रंथ है, उसकी रचना की है आचार्य नागार्जुन ने। 5th या 6th सेंचुरी का ये ग्रंथ है। सबसे पुराना ग्रंथ यही है।
इन सभी को ही एक्चुअली बहुत ज़्यादा पुराने ग्रंथ माना जाता है। कुब्जी का तंत्र 6th सेंचुरी में, इसके राइटर कौन है वो नहीं पता है। रस रत्नाकर, रसेंद्र मंगल दोनों ही आचार्य नागार्जुन ने लिखी हैं। रस हृदय तंत्र के राइटर हैं भिक्षु गोविंद, रसार्णव भैरवानंद, रस रत्न समुच्चय रस वाग्भट रस से रस को मैच करेंगे। भैषज्य रत्नावली गोविंदास सेन, रस तरंगिणी रस सदानंद शर्मा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है, रसेंद्र चूड़ामणि है, इसके राइटर हैं सोमदेव। शारंगधर संहिता के शारंगधर मिश्र हैं। रसेंद्र सार संग्रह गोपाल कृष्ण भट्ट और भाव प्रकाश के हैं भाव मिश्रण। आयुर्वेद प्रकाश भी एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है, इसके रेफरेंसेस जनरली आती हैं। इसके राइटर हैं माधव उपाध्याय। तो राइटर याद करने ज़्यादा ज़रूरी हैं। काल जो है हम सिर्फ स्टार्टिंग वालों का याद कर लेंगे कि ये 5th-6th सेंचुरी का ग्रंथ है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी भैषज्य कल्पना। इसकी डेफिनेशन क्या है? जो हमारे औषधि द्रव्य होते हैं उनकी 3 यूनिट बताई गई हैं, जांगम, औद्भिद और पार्थिव। तो जो उद्भिद दैट इज वनस्पतिक द्रव्य है उनका वर्णन जो है भैषज्य कल्पना में किया जाता है। जो पार्थिव द्रव्य है उनका वर्णन हम जनरली रसशास्त्र के अंदर करते हैं। भैषज्य कल्पना में 2 वर्ड्स हैं, भैषज्य और कल्पना। सबसे पहले भैषज्य की बात करते हैं। भैषज्य 2 वर्ड्स है इसमें, भैष, भैष और ज। भैष का मतलब होता है, भैश्री भय धातु से ये वर्ड बना है। इसका मतलब है जो रोग को दूर करे, भयजनक होता है। भैष मतलब कि भय, भय क्या है हमारा रोग है, और जय उस पर विजय प्राप्त करने वाला। तो उस पर विजय प्राप्त करने वाला कौन है? भैषज है। भेषम रोग भयम जयति येन इति भैषजम। जिसके द्वारा रोगों की चिकित्सा की जाए, रोग रूपी भय को जिसके द्वारा जीता जाए, वही हमारे क्या है? भैषज हैं। तस्य भाव है कर्मेवा भैषज्यम, उसका भाव या कर्म ही भैषज्य कहलाता है। नेक्स्ट आता है कल्पना। कल्पना वर्ड बना है कृप सामर्थ्य धातु में अच या फिर घन प्रत्यय लगने से। इसका मतलब उस प्रक्रिया से जिसके द्वारा किसी भी द्रव्य में विभिन्न कार्यों को करने की शक्ति या फिर सामर्थ्य उत्पन्न किया जाता है। कृप सामर्थ्य जिसके द्वारा सामर्थ्य उत्पन्न किया जाए, और भैषज्य हमारा क्या था? जिसके द्वारा रोगों का भय जीता जाए। तो जिसके द्वारा औषधियों में रोगों के भय को जीतने का सामर्थ्य प्राप्त हो, उसे ही क्या कहा जाता है? कल्पना कहा जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से जिन प्रक्रियाओं के द्वारा द्रव्य में रोगनाशक शक्ति उत्पन्न की जाती है, वही हमारा क्या है? कल्पना है। जो भैषज्य कल्पना है उसके अंदर हमारी कुछ आहार कल्पनाएं हैं, कुछ औषध कल्पनाएं हैं। आहार कल्पना जो कि मेडिसिनल तौर पर यूज़ नहीं होती हैं, खाने के लिए उनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि तक्र, लस्सी हो गई, दही दही हो गई। इसके अलावा मंड पेय या विलेपी या वागु, ये वाले पे आगे के चैप्टर्स में डिटेल में आते हैं, तो वहीं इनको डील करेंगे। औषध कल्पनाएं हमारी होती है, मौलिक कल्पनाएं कुछ हैं और व्युत्पन्न कल्पनाएं हैं। मौलिक कल्पनाएं जो हमारी प्राइमरी प्रिपरेशंस होती हैं, कि डायरेक्ट औषधि द्रव्य से हम जो कल्पनाएं बनाते हैं, स्वरस, कल्क, क्वाथिम और फांड, ये हमारी मौलिक कल्पनाएं हैं। उसके बाद व्युत्पन्न कल्पनाएं हैं जो सेकेंडरी कल्पना होती हैं। सेकेंडरी कल्पना बनाने के लिए हमें पहले इन मौलिक कल्पनाओं को बनाने की ज़रूरत होती है। पहले हम ये कल्पनाएं बनाएंगे, उसके बाद इनको सेकेंडरी कल्पनाओं में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंडरी में कौन कौन से आ जाते हैं? हमारे अवलेय आ जाता है, स्नेह आ जाता है, संधान में जो हमारे आसव अरिष्ट होते हैं वो आते हैं, शीर्पा कल्पना आती है, गुटिका या फिर वटी जो हमारी टैबलेट्स होती हैं वो सारी आती हैं। तो इन सभी के बारे में भी आगे डिटेल में दिया गया है। बेसिकली ये जो चैप्टर है हमारा, ये पूरे रसशास्त्र का कंसाइज्ड चैप्टर है। पूरा रसशास्त्र पढ़ने के बाद ही हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। भैषज्य कल्पना का विकास, तो हमने पहले रसशास्त्र का विकास पढ़ा था, अब हम भैषज्य कल्पना का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो वैदिक काल, वैदिक काल के अंदर क्या है? औषध और आहार द्रव्यों का बहुत बहुलता से उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में औषधि की उत्पत्ति जो है देवताओं से मानी गई है। वेदों में भिषक और भैषज का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, उस टाइम पर भी वैद्य हुआ करते थे, औषधियों का यूज होता था। दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ भैषज्य कल्पना इन वैदिक काल। विभिन्न प्रकार की औषधि जैसे कि करंज हो गया, पिपली, अर्क, खदिर, आंवला वगैरह, इनका वर्णन उस टाइम पर मिलता है। उसके बाद आता है संहिता काल। संहिता हमने पढ़ी भी है, चरक संहिता। तो चरक संहिता का जो हमारा 3rd चैप्टर है उसके अंदर लेप कल्पना का वर्णन मिलता है। आरगवधीय अध्याय में डिफरेंट टाइप के लेप बताए हैं। सूत्र स्थान का जो 4th चैप्टर है उसके अंदर पंचकशाई योनियों का उल्लेख मिलता है, और पंचविध कषाय कल्पनाएं जो है उनका उल्लेख भी मिलता है। सुश्रुत संहिता में जो है 6 कल्पनाएं बताई गई हैं, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांड। ये सारे 5 तो हैं ही हैं। इसके अलावा एक शीर दैट इज शीर्पा कल्पना उन्होंने एक्स्ट्रा बताई है। ये 6 कल्पनाएं वैशिष्ट की होती हैं और ये यथोत्तर लघु होती हैं। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये लघु होती जाती हैं। उसके बाद मध्य युगीन में
गद्य निग्रह, चक्रधर, शार्ंगधर संहिता आदि का ग्रहण उस टाइम पर किया जाता है। ये सारे ग्रंथों की रचना उस टाइम पर हुई थी। जो आधुनिक काल है उसमें भेषज रत्नावली का विशेष स्थान है और एएफआई की डेवलपमेंट भी आज ही के टाइम पर हुई है। एएफआई हमारी क्या है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया है। इसके अंदर बहुत सारी फॉर्मुलेशंस हैं जिनके बारे में वर्णन मिलता है। डिफरेंट जो ग्रंथ हैं हमारे, उन सभी को कंबाइन करके एक बुक बनाई गई है एएफआई। इंग्लिश में ही बेसिकली ये बुक है। इसके अंदर हमारी आयुर्वेदिक जितने भी प्रिपरेशंस हैं उनके बारे में वर्णन मिलता है। उन सभी को एक जगह पर कंसाइज करना है। किसी भी कंपनी को अगर कोई भी मेडिसिन बनानी है तो वो डायरेक्ट वहाँ से रेफरेंस लेती है कि ये इंग्रेडिएंट डालने हैं, इतनी क्वांटिटी में डालने हैं, और उसका मैन्युफैक्चर करती है। नेक्स्ट आता है रसशास्त्र एवं वैशज्य कल्पना का महत्व, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है और उनका स्कोप क्या है। तो बेसिकली इनके अंदर जो है हमें औषधि द्रव्यों के बारे में वर्णन मिलता है और बिना औषधि द्रव्य के तो हम ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते हैं। और जो रसशास्त्र के अंदर रस औषधियाँ यूज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा पोटेंट होती हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। जहाँ पर हर्बल मेडिसिन हमारी काम नहीं करती हैं वहाँ पर रस औषधियाँ जो हैं वो काम करती हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट एक्टिंग होती हैं वो। पारद का महत्व बताया सबसे पहले रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना की इंपॉर्टेंस में। रसशास्त्र में रस दैट इज पारद का महत्व है। पारद ही एक ऐसा द्रव्य है जो शरीर को अजर और अमर बना सकता है। इसके लिए उसे रसराज की संज्ञा दी गई है। एक असौ रसराज है शरीरम अजर अमरम कुरुते। ये ही एक ऐसा द्रव्य जो शरीर को अजर, जर दैट इज वृद्धावस्था, शरीर को वृद्धावस्था में नहीं जाने देता, और अमर शरीर को बनाता है जिसका मरण न हो, दैट इज अमर। मनुष्य जीवन के चार प्रमुख उद्देश्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। वो बिना देह की स्थिरता के संभव ही नहीं है। और देह की स्थिरता के लिए पारद जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पारद का प्रयोग होता है व्याधि के नाश के लिए, जरा मृत्यु के नाश के लिए और रसायन कर्म के लिए। रस शास्त्र का उपयोग जो है वो देहवाद और धातुवाद के लिए होता है। देहवाद मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन और धातुवाद इज मेटालिक ट्रांसफॉर्मेशन। देहवाद में यह दीर्घ आयु को प्रदान करके मोक्ष प्राप्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, और धातुवाद में ये कम मूल्य वाले जो निकृष्ट धातुएं हैं उनको अच्छी मूल्य वाली उत्तम धातुओं में बदलने के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद रस औषधियों का महत्व बताया, ये श्लोक इम्पोर्टेंट है। अल्प मात्रा उपयोगित्वाद की जो रस औषधियाँ होती हैं वो अल्प मात्रा में ही उपयोगी होते हैं। हर्बल मेडिसिन में हमें ज़्यादा डोज देनी पड़ती है, रस औषधियाँ जो है कम डोज में ही ज़्यादा इफेक्ट दिखाती हैं। अरुचिर अप्रसंगत है, ये जो है बिना प्रसंग की रुचि अरुचि उत्पन्न नहीं करती हैं। क्षिप्रम आरोग्यम दायित्वाद, क्षिप्र दैट इज शीघ्र ही आरोग्य को देने वाली होती हैं। औषधिभ्यो अधिको रस है, और लंबे टाइम तक अधिको रस है, अधिक समय तक ये रसवान रहती हैं, चिरकाल तक सुरक्षित रहती हैं। रसशास्त्र और वैशज्य कल्पना के अंदर डिफरेंट टाइप के द्रव्य, हर्ब्स हो गए, मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, और उनका औषधीय रूप में परिवर्तित करके उनका सिंगल या फिर फॉर्मुलेशन के रूप में यूज़ किया जाता है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती हैं, संस्कार, शोधन, मारण और डिफरेंट टाइप के यंत्र यूज़ होते हैं। तो इन सभी का वर्णन हमें रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना में मिलता है। कौन से यंत्र यूज़ करने हैं, कौन सी प्रक्रियाएं यूज़ करनी है, कितनी डोज में देना है, और सिंगल देना है या फॉर्मुलेशन बना के देनी है, सारे वर्णन इसमें मिलते हैं। जो हम रसशास्त्र के अंदर द्रव्य की भस्म बनाते हैं, एक टाइप से उनका पाउडर बनाते हैं, सूक्ष्म पाउडर, उन भस्मों के आपाक व अविधि सेवन से जो दोष उत्पन्न होते हैं उनकी शांति के उपाय क्या होते हैं, उन सब का वर्णन रस ग्रंथों में मिलता है। विभिन्न प्रकार के द्रव्यों का औषधि रूप में परिवर्तन करके उनकी प्रयोग विधि क्या रहेगी, उनका मात्रा क्या है, अनुपान क्या है, इन सभी का सम्यक ज्ञान जो है रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना के द्वारा होता है। उसके बाद क्षेत्र दैट इज स्कोप क्या है आगे रसशास्त्र में, औषधि निर्माण कर सकते हैं, फार्मेसी में इसकी इंपॉर्टेंस रहती है, क्वालिटी को कंट्रोल करने में, ड्रग के स्टैंडर्डाइजेशन उसके मानकीकरण में कि सब जगह जो ड्रग्स हैं वो एक जैसी ही हो, क्लिनिकल ट्रायल्स चिकित्सीय प्रयोग में इसकी इंपॉर्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग डोजेज फॉर्म्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर शास्त्र और भैषज्य कल्पना का स्कोप रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रसशाला। रसशाला एक ऐसी जगह थी जहाँ पर पारद से विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती थी, डिफरेंट टाइप की मेडिसिन फॉर्मुलेट की जाती थी, और जो स्टूडेंट्स होते थे वो भी इसी जगह पर पढ़ा करते थे, यहीं पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। तो जिस स्थान पर रस दैट इज पारद का संस्कार किया जाता है, उस रस औषधियों का निर्माण संबंधी कार्य किए जाए उसे ही हम क्या बोलते हैं, रसशाला बोलते हैं। रसशाला जो वर्ड है इसका यूज सबसे पहले मिलता है रसेंद्र चूड़ामणि ग्रंथ में, और रसायनों में जो है रस मंडप शब्द का यूज हुआ है।
इसका मतलब ही रसशाला ही माना है उन्होंने। रसशाला का वर्णन रसायन समुच्चय के 7th चैप्टर में मिलता है। और गुरु के सानिध्य में रसशास्त्र का अध्ययन और प्रत्यक्ष कर्मों का अभ्यास भी रसशाला में ही किया जाता था। पर्याय है इसके रसशाला, रसायनशाला, भैषज निर्माणशाला। रसशाला के मुख्य घटक क्या है? पहले हम स्थान सेलेक्ट करते हैं, कैसी जगह पर वो होना चाहिए, कौन से अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पर रखने हैं, कार्य विभाजन, किस डायरेक्शन में कौन सा काम करना है, कौन कौन से यंत्र या फिर उपकरण यूज करने हैं। सबसे पहला आता है इसका निर्माण स्थल। रसशाला जिस जगह पर हमने बनानी है वो सर्व बाधा विवर्जित है, वहाँ पर किसी भी टाइप की बाधा नहीं होनी चाहिए, आतंक रहित वो स्थान होना चाहिए। सर्व औषधि मय देश है, ऐसी जगह होनी चाहिए, ऐसा देश होना चाहिए जहाँ पर सभी औषधियाँ उपलब्ध हों। रम्य कूप समन्वित है, अच्छे कूप दैट इज कुएं के पास होना चाहिए। यक्ष त्रैक्ष सहस्त्राक्ष दिग्विभागी। यक्ष का मतलब है उत्तर दिशा, त्रैक्ष का मतलब हो गया ईशान, सहस्त्राक्ष मतलब कि पूर्व दिशा। इनमें वो निर्मित होना चाहिए शहर या ग्राम के पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान जो दिशा है ये होती है, तो ये सबसे शुभ दिशाएं मानी जाती है, तो इन्हीं डायरेक्शंस में उसको बनाना चाहिए। नाना उपकरणों पे ताम, यानी कि नाना प्रकार के उपकरण या यंत्र वहां पर उपलब्ध होने चाहिए। प्राकार दैट इज चार दीवारी से वो युक्त होना चाहिए। प्राकारेण सुशोभितम, और सम्यक रूप से उसमें वातायन दैट इज झरोखे होने चाहिए जिससे प्रकाश और हवा अंदर आती रहे, और अनेक प्रकार के चित्रों से युक्त वो होना चाहिए। कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी कौन से होते हैं? अधिकारी कण है रस वैद्य दैट इज फार्मासिस्ट जो सारी मेडिसिन बनाता है। धातु और खनिज का ज्ञाता दैट इज मिनरोलॉजिस्ट होना चाहिए वहां पर, जो भी धातु या फिर मिनरल वहां पर कलेक्ट करके लाया जाए उन सभी के बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए, उसके अच्छे से परीक्षा कर सके कि ये ओरिजिनल है या फिर नहीं है। और वनस्पति शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, वनस्पतिक द्रव्य जो भी कलेक्ट करके लाए गए हैं उनका अच्छे से परीक्षण कर सके। और औषधि संग्रहकर्ता जो ड्रग का कलेक्ट करने वाला है वो भी होना चाहिए, वो इसके कर्मचारी गण में आता है। इसके अलावा कलेक्ट हो गई उसके बाद भंडार संरक्षक आता है, इन सभी मेडिसिन को जो स्टोर करता है। जो मेडिसिन प्रिपेयर हो गई हैं उनको भी, और जो रॉ मेडिसिन हैं उनको भी। बहुभाषाविद लिंग्विस्ट होना चाहिए जो अलग अलग प्रदेश में जाकर डिफरेंट मतलब वहाँ की भाषा जानता हो, और वहाँ से जो द्रव्य हैं वो इजीली कलेक्ट किए जा सकें, उनसे मंगाए जा सकें। बलि साधक दैट इज सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। रसकर्म सहायक होना चाहिए, फार्मेसी असिस्टेंट जो उसकी रस वैद्य की सहायता करे, और परिचारिक दैट इज अटेंडेंट होना चाहिए। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक रसशाला में कार्य विभाजन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आती है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा में जो भी हम कर्म करते हैं रसशाला के अंदर वो होते हैं वेद क्रम, दैट इज ड्रिलिंग का काम, वहाँ पर किसी भी चीज़ में छेद करना हो वो सारे काम यहाँ पर होते हैं। पूर्व दिशा सबसे पहले आती है इंपॉर्टेंट पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में रस भैरव की स्थापना की जाती है, पारद का जो शिवलिंग बनाया जाता है उसकी स्थापना पूर्व दिशा में होती है। दक्षिण दिशा में जो है पाषाण कर्म होते हैं। पाषाण कर्म मतलब कि कूटने पीसने का जो काम है वो दक्षिण दिशा में करना है। और पश्चिम जो दिशा है उसमें शालन आदि कर्म, किसी भी चीज़ को धोना है तो वो हम पश्चिम में करते हैं। वायव्य कोण में शोषण दैट सुखाने का काम होता है। नैऋत्य कोण में शस्त्र कर्म, किसी भी चीज़ को काटना वगैरह हो तो वो नैऋत्य कोण में होता है। आग्नेय कोण में हम अग्नि कर्म करते हैं, और ईशान कोण में जो सिद्ध वस्तु होती है उसकी स्थापना की जाती है, तैयार औषधि हम वहाँ पर रखते हैं। तो वायु जो है वो सुखाती है तो वायु का हो गया शोषण कर्म, अग्नि जलाती है तो उसका आग्नेय कर्म। बाकी को भी हम याद कर लेंगे। पूर्व सबसे शुभ दिशा है तो वहाँ पर रस भैरव की स्थापना कर देंगे। उसके बाद आता है रस मंडप। रस मंडप जो है वो एक ऐसी जगह है जो रसशाला के समीप बनाई जाती है। इसके अंदर जो है पारद के संस्कार किए जाते हैं, और बाकी के जितने भी पारदीय कर्म हैं वो भी रस मंडप के अंदर होते हैं। रसशाला में उचित स्थान पर रस कार्यों की सिद्धि प्राप्ति के लिए रस मंडप की स्थापना करने का विधान है। रस मंडप जो हम बनाते हैं उसमें एक वेदी बनाते हैं, इस टाइप से जो है वेदी हमने एक बनानी है। उस वेदी के अंदर पूर्व दिशा में या फिर आग्नेय कोण में पारद का शिवलिंग हम स्थापित करते हैं, और वेदी के मध्य में जो ये वेदी रहेगी इसके मध्य में हमने एक षटकोण बनाना है इस तरीके से, और उसके चारों ओर अष्टदल कमल हमने बनाना है।
एक षटकोण हमने बनाना है। सबसे पहले इस तरीके से हम षटकोण बना लेंगे। उसके बाद हमने उस पर अष्टदल कमल बनाना है षटकोण के चारों ओर, यानी कि 8 कमल की पेटल्स बनानी है। तो एक हम इस तरीके से बना लेंगे, इस तरीके से। तो ये हमारी 4 हो जाती हैं। उसके बाद इसके मध्य से हम इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मैच कर देंगे, यहाँ से इसको, इसके सेंटर को, और यहाँ से इसको। तो ये हमारा अष्टदल कमल बन जाता है। उसके बाद इस अष्टदल कमल के अंदर हम कैसी चीज़ों को स्थापित करते हैं। सबसे पहले बताया कि जो रसलिंग है उसकी स्थापना हम कहाँ पर करते हैं, पूर्व दिशा के अंदर। यहाँ पर इसके बाहर एक वेदी होती है, वेदी की जो पूर्व दिशा होती है उसके अंदर हम रसलिंग, दैट इज पारद का जो शिवलिंग होता है, उसकी स्थापना करते हैं। यहाँ पर इसके सेंटर के अंदर जो षटकोण है उसके सेंटर के अंदर लोहे की खरल रखते हैं। उस लोहे की खरल के अंदर पारद डालते हैं। तो इस तरीके से लोहे की खरल होती है, इसके अंदर हम मर्दन वगैरह प्रोसेसेस करते हैं, पारद को डाल के इस तरीके से उसका मर्दन करते हैं। तो ये लोहे की खरल रहेगी, इसके अंदर हम पारद डालते हैं। उसके बाद जो ये अष्टदल कमल है, इनके कॉर्नर्स में महारस रखे जाते हैं, सेंटर में उपरस रखे जाते हैं, और जहाँ पर ये कॉन्सेक्यूटिव हैं, मिले हुए हैं, वहाँ पर साधारण रस जो हैं वो रखे जाते हैं। इन सभी को हम आगे वाले चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे कि ये हमारे द्रव्य क्या होते हैं। षटकोण में भी याद करना चाहें तो हम याद कर सकते हैं कि सबसे पूर्व दिशा जो है वहाँ पर वज्र, दैट इज डायमंड, रखा जाता है। डायमंड अगर अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पर हम वैक्रांत जो द्रव्य होता है उसका यूज़ करते हैं। तो सेकेंड नंबर पर वैक्रांत आएगा। उसके बाद लौह और अभ्रक, ये दोनों साथ में चलते हैं। और उसके बाद टंकण और भूनाक तत्व इस तरीके से ये कॉर्नर्स में रखे जाते हैं। याद करना चाहें तो ये याद कर सकते हैं, लेकिन आगे वाले चैप्टर्स में हम इनको डिटेल में देखेंगे। रसलिंग, दैट इज पारद का जो शिवलिंग है उसका निर्माण कैसे करते हैं, उसकी स्थापना कैसे करते हैं, ये बताया है। स्वर्ण पत्र हमने लेने, इसमें 3 निष्क, और पारद लेना है 9 निष्क। 3 निष्क जो है वो 12 ग्राम के बराबर है। 1 निष्क कितना हुआ, 4 ग्राम। तो 3 निष्क स्वर्ण पत्र, पारद जो है वो 9 निष्क। ऐसे याद करेंगे कि जो पारद जो लिक्विड होता है वो हम जनरली ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, उन इन सभी को हम लेंगे। 1 याम 3 घंटे तक जो है अम्ल द्रव्य, दैट इज़ नींबू स्वरस की सहायता से उसका मर्दन करेंगे। खरल में डालेंगे इन सभी को, और इन दोनों को खरल में हमने डाला। उसके बाद नींबू की स्वरस जो है हल्की सी क्वांटिटी में ऐड किया, जिस तरीके से हम उसका इजीली मर्दन कर सकें। उसके बाद उसका मर्दन कर देते हैं। उसके पश्चात जो हमारा ये लिक्विड एक तरीके से कल के टाइप में बनता है, उससे हम रसलिंग का निर्माण कर देते हैं। उसके बाद उसको दोला यंत्र में बांध देते हैं और 1 दिन तक उसका स्वेदन करते हैं। ठीक है, तो हमने रसलिंग लेना है जो हमने बनाया है, उसको जो है इस तरीके से पोटली में बांध देंगे और ऊपर डोला यंत्र से लटका देंगे, और साइड साइड में जो है नींबू सोरस वगैरह जो है द्रव्य हम ऐड करते हैं, और इससे उसका स्वेदन होता रहता है। डोला यंत्र के अंदर, दैट इज वस्त्र के अंदर जो भी उसके मल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। स्वच्छ वस्त्र से धोकर रसलिंग की स्थापना करेंगे। रस मंडप में ही रसलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करते हैं, और शिवजी और पार्वती जी की पूजा करते हैं अघोर मंत्र से और रसांकुशी विद्या से। तो ये इम्पोर्टेंट है, अघोर मंत्र, इसके द्वारा ही जो है पारद के हम जो प्रिपरेशंस है वो बनाते हैं। उसके उसकी जो रसलिंग की स्थापना करते हैं उस टाइम पर भी इसी का पाठ होता है। और यहाँ पर इसकी इम्पोर्टेंस बताइए कि 1000 करोड़ शिवलिंग की अच्छी तरह से पूजा करते हैं, उस टाइम पर जो फल मिलता है वो सेम फल, उसके भी करोड़ गुना फल जो है पारद की शिवलिंग की पूजा करने से प्राप्त होता है। उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है भेषजागार का। भेषज मतलब कि औषधि, आगार मतलब कि घर। तो औषधियों को जिस घर में सुरक्षित रखा जाता है वो हमारा होता है भेषजागार। औषधियाँ जो है सूखी और निर्मित 2 टाइप की होती हैं। इन औषधियों को एकत्र करके, जो सूखी औषधियाँ हैं रॉ मटेरियल से उनको कलेक्ट करके, और बाकी जो निर्मित औषधियाँ हैं उनको जिन स्थान पर अच्छी तरीके से संरक्षित रखा जाता है वो हमारा बैश्यागार होता है। बैश्यागार का सबसे पहले वर्णन किया गया है चरक संहिता के कल्प स्थान में, और ये हमें जो है पूर्व या फिर उत्तर दिशा के द्वार वाला बनाना चाहिए। इसमें अच्छे से रोशनदान होना चाहिए ताकि लाइट प्रॉपर आए, और एक ही द्वार होना चाहिए। जिस घर में निरंतर फूल उपहार बलि कर्म होता हो ऐसी जगह पर बनाना चाहिए। जिस घर में अग्नि जल पशु इनका संपर्क ना हो, नहीं तो जो हमारी मेडिसिन है वो खराब हो सकती है। भैंसाघर का निर्माण इस तरीके से करना चाहिए कि ऋतुओं का, हवा, नमी आदि का दुष्प्रभाव उस पर ना पड़े, नहीं तो जो मेडिसिन है वो खराब हो जाएगी। औषधियों को रखने के लिए अलग से कच्ची औषधि भंडार और निर्मित औषधि भंडार बनाना चाहिए।
कच्ची औषधि भंडार के अंदर जंगम द्रव्य संग्रह, वनस्पतिक द्रव्य संग्रह और पार्थिव द्रव्य संग्रह, इनके जो हैं अलग-अलग बनाने चाहिए। जो निर्मित औषधि भंडार है उसमें जो है औषधियों को हम अरेंज करेंगे उनकी कल्पनाओं के अकॉर्डिंग, कि वटी सब हैं उनको एक जगह पर रख दिया, आशा वरिष्ठ को एक जगह रख दिया, अवले को एक जगह पर रख दिया। तो इस तरीके से वहाँ पर हम उनको स्टोर करते हैं। आसानी के लिए औषधि जिस भी पात्र में रखी जाए उस पर उसका नाम हमें लिख देना चाहिए। कच्ची औषधि संग्रह से पहले उसको अच्छे तरीके से साफ कर लेना चाहिए, उसके बाद उसको सुखा लेना चाहिए। 3-4 महीने बाद उसको निकाल कर फिर दोबारा से धूप में सुखाना चाहिए, ताकि वो नमी ना पकड़ ले। औषधि भंडार में नई औषधि आए उससे पहले पुरानी औषधि जो है हमने यूज़ कर लेनी है, और ये ज़रूर इंश्योर करना है कि जो औषधि पहले आई है उसको पहले यूज़ करें, जो बाद में आई है उसका यूज़ बाद में ही होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रस रसायन सिद्धांत। तो रस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो हमने 3-4 डेफिनेशंस पहले पढ़ी थी वो सारा हम रस के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। रसायन क्या होता है? लाभोपायो हि शस्तानाम रस आदिनाम रसायनम। उत्तम रस रक्त आदि जो धातुएं हैं उनको प्राप्त करने का जो मार्ग है, उपाय है, वही हमारा क्या है? रसायन है। लाभ उपायों शस्त्र रस आदि, शस्त्र दैट इज प्रशस्त, जो रस आदि धातुएं हैं उनके लाभ उनको प्राप्त करने का उपाय ही रसायन कहलाता है। रसायनम च तज्ज्ञेयम यज्ञ जरा व्याधि विनाशनम। रसायन उसे कहते हैं जो कि जरा का व्याधि का नाश करता है। रस जो है वो द्रव्य का बोधक है, उसके अंदर हम पारद का ग्रहण करते हैं, एक द्रव्य है, जबकि रसायन जो है वो द्रव्यों के कर्म का बोधक है। जो जो भी द्रव्य उत्तम रक्त आदि धातुएं प्राप्त करवाता है वो क्या है? रसायन है। तो रसायन मतलब कि द्रव्यों का कर्म है, वो एक टाइप की चिकित्सा होती है। रस ही रसायन का कार्य करते हैं जब उन इनमें किसी द्रव्य का संयोग या फिर विविध संस्कार किया जाता है। तो रस जो है इसमें पारद का भी ग्रहण होता है, और बाकी जो मिनरल बेस्ड मेडिसिन्स होती हैं उनको भी रस में काउंट किया जाता है। डिफरेंस यहाँ पर कुछ दे रखा है। रस की डेफिनेशन लिख देंगे रसनाथ सर धातु नाम रसा इति अभिधि थे। रसायन की डेफिनेशन लिख देंगे लाभोपायो नाम रसादि नाम रसायनम। साथ में इनकी हिंदी लिख देंगे। जरा रोग मृत्यु नाशाय रसते वारसोमत, ये इसकी इंपॉर्टेंस होगी। रसायन की इंपॉर्टेंस, रसायनम च तज्ज्ञेयम ये जरा व्याधि विनाशनम। रस जो है वो द्रव्य का बोधक है, रसायन जो है वो द्रव्य के कर्म का बोधक है। रस का एग्जाम्पल दिया है पारद से जो निर्मित पारद भस्म होती हैं। कज्जली हम जो बनाते हैं, रस सिंदूर बनाते हैं, ये जो है बेसिकली HGS कंपाउंड्स होते हैं दोनों। ये वाला ब्लैक सल्फाइड ऑफ मरकरी है, ये वाला रेड सल्फाइड ऑफ मरकरी है। रसायन के अंदर हमारे च्यवनप्राश रसायन आ जाते हैं, आंवला की रसायन आ जाता है, ब्रह्म रसायन आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ब्रीफिंग ऑन इंडियंस आर द फर्स्ट टू प्रिपेयर द मेटल बेस्ड मेडिसिन। तो इसके अंदर हमने सारा रसशास्त्र का इतिहास ही लिखना है, कि पहले के टाइम में भी बहुत ज़्यादा ज्ञान था, और इसी से हमें पता चलता है कि इंडियंस ने ही सबसे पहले मेटल बेस्ड मेडिसिन बनाई थी। तो भारत में जितनी भी विद्याएं हैं उनका प्रारंभ वेदों से होता है। भारत में जो रसशास्त्रीय द्रव्य हैं उनका भी प्रारंभ वैदिक काल से माना गया है। वैदिक काल में काष्ठ औषधियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती थी, लेकिन रसशास्त्रीय द्रव्यों का भी चिकित्सार्थ प्रयोग जो है वो आरंभ हो गया था। वेदों में वर्णित जो दैवी चिकित्सा है उसको रस चिकित्सा ही माना जाता है। भारतीयों को वैदिक काल में, सिंधु काल में, गुप्त और कौटिल्य अर्थशास्त्र का जो काल था उसमें रसशास्त्रीय द्रव्यों का ज्ञान हो चुका था। इस समय पर वो द्रव्य का यूज़ करते थे आभूषण बनाने के लिए, पात्र बनाने के लिए, औषधि के लिए भी यूज़ होता था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कम था। संहिता काल में चरक संहिता में खनिज द्रव्य का औषधार्थ उपयोग मिलता है। अयस्कृति के रूप में लौह रसायन का प्रयोग। तो लोहे का प्रयोग जो है वो अयस्कृति उनका सूक्ष्म चूर्ण बना के करते थे, उसकी एक डिटेल्ड प्रोसेस होती थी, वो आगे हम कल्पनाओं में पढ़ेंगे। काश्वास नाशनार्थ मुक्त आदि चूर्ण का यूज होता था। सुश्रुत संहिता में अष्टांग संग्रह में और ज्यादा डिटेल में इस सभी का वर्णन मिलता है। संहिता के बाद का जो काल था उसको रसशास्त्र का स्वर्ण युग माना जाता है, एक तरीके से गोल्डन एरा था, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे रसशास्त्र के ग्रंथों की रचना हुई थी। इनमें अलग अलग जो रस द्रव्य हैं उनका अलग अलग परिचय दिया गया था, उनका शोधन कैसे करना है, उसका मारण कैसे करना है, और औषधार्थ जो उपयोग है उसका वर्णन विस्तृत रूप में मिलता है। अतः यह कहा जा सकता है कि खनिज द्रव्य का जो औषधार्थ उपयोग है वो प्राचीन काल से ही भारत में था, और ये समय के साथ धीरे धीरे जो है वो बढ़ता गया। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है रिसेंट डेवलपमेंट इन आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन सच एज
मॉडर्न मशीनरीज, आयुर्वेद की जो मेडिसिन हैं उनको बनाने के लिए मॉडर्न मशीनरीज आज के टाइम पर इंट्रोड्यूस हो गई हैं, जैसे कि डिसइंटीग्रेटर है, पल्वलाइजर है, एज रनर मिल है, हैंड रनर मिल है। इनसे जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा फास्टली बन जाती हैं और ज़्यादा लेबर कॉस्ट भी नहीं आती है, तो मेहनत भी कम लगती है, टाइम भी कम लगता है। क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आज के टाइम पर मार्केट में रूल्स आ चुके हैं और ईएफआई जो है वो डेवलप की गई है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया एंड आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो है एक एक द्रव्य के बारे में स्टैंडर्ड जो उनके पैरामीटर्स हैं वो दिए गए हैं और एएफआई के अंदर डिफरेंट फॉर्मुलेशंस के बारे में दिया गया है, उन सभी को कंसाइज किया गया है। टीकेडीआर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो बनाई गई है आयुर्वेदा की नॉलेज को डिजिटलाइज करने के लिए। इसके अंदर जो हमारे जो ग्रंथ हैं, जितने भी आयुर्वेद के जितने भी ग्रंथ हैं उन सभी को जो है डिजिटल लाइब्रेरी में अपलोड कर दिया, उन सभी डाटा को जो है फीड कर दिया है एक तरीके से डिजिटली, जिससे वो जो है सभी लैंग्वेज में इजीली अवेलेबल हो और दूसरे देश के जो लोग हैं वो भी उसको समझ सकें और जान सकें कि हमारे पास ये नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा पहले से ही है। इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स फॉर आयुर्वेदिक ड्रग्स, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो ये जो हमारे टॉपिक्स हैं इनको भी हम आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ते हैं क्या है। रेडीमेड जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं वो आज के टाइम पर मार्केट में अवेलेबल हैं और जो कि पेशेंट फ्रेंडली ज़्यादा रहता है, कोई भी मेहनत करके राज़ी तो है नहीं, तो इस वजह से जो मेडिसिन हैं वो मार्केट में आज के टाइम पर अवेलेबल हैं, तो वो ईजी रहता है। इंट्रोडक्शन ऑफ नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम फॉर द आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। फार्माकोविजिलेंस का मतलब होता है कि जो भी मार्केट में आज के टाइम पर ड्रग्स अवेलेबल हैं उन पर एक तरीके से निगरानी रखी जाए कि कहीं उनमें क्वालिटी वगैरह का झोल तो नहीं हो रहा है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट।